नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल का पिछले वर्षों के आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरओ एआरओ जो कि 20 सितंबर को होने वाला है उसके लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हुआ। यहाँ पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य जो है भारत के हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। तो ये जो है आपका पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं, एक तरफ दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका गलत है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो ये आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा हुआ है आपका सिक्किम में है। बाकी लिपुलेख दर्रा ये आपका उत्तराखंड में है, सही है। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा कहाँ है? तो ये आपका केरल में है। बाकी सभी सही है। ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ एक तरफ आपका पहाड़िया दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य। तो चलिए देखते हैं, गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये आपका मेघालय में है। ये क्या हो जाएगा पहला। मेरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है मेरी पहाड़ियाँ। बी का हो जाएगा तीसरा। और कोलई मलाई पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो तमिलनाडु में है। सी का हो जाएगा दूसरा। और डालमा पहाड़ियाँ जो है आपका झारखंड में है। तो डी का हो जाएगा चौथा। तो ऑप्शन आपका 1, 3, 2, 4 जिस विकल्प में होगा वह सही होगा। तो आप देख सकते हैं 1, 3, 2, 4 विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। अरावली श्रेणी यह गुजरात के पालनपुर से लेके राजस्थान एवं हरियाणा से होकर यह दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसका निर्माण वह प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो कि 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम एवं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है आपका 1722 मीटर। तो ये पूछा भी जाता है कि अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो आपका गुरु शिखर है। गुरु शिखर ऊंचाई कितना है? तो 1722 मीटर। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक भ्रंशोत पर्वत है। दूसरा है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा है, इसका उत्तरी खंड लावा यानी कि बेसाल्ट से आच्छादित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा। 1, 2, 3 तीनों ही जो है सही है। यानी कि पश्चिमी घाट का फैलाव है पश्चिमी सागर तट के समांतर लगभग 1500 कितना? तो 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत यानी कि ब्लॉक पर्वत जिसे कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत है, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल वह मंद एवं सीढ़ी नुमा या कि क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तो यहाँ आपका तीनों ही जो है कथन सही है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 राज्य जो है वह तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका गुजरात, उसके बाद जो हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर जो है आपका गोवा होगा, फिर गोवा के बाद आपका कर्नाटक के बाद जो है केरल हो जाएगा, केरल के बाद आपका तमिलनाडु के बाद फिर जो है आपका आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर जो है आपका लास्ट में पश्चिम बंगाल। तो ये कुल 9 राज्य जो है
तट रेखा से लगे हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें जो है आपका दादर नागर हवेली तथा दमन दीव। तो याद रखिएगा दादर नागर हवेली दमन दीव को जो है एक कर दिया गया है विलय करके। पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो ये एक हो गया। दूसरा है आपका लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी और चौथा है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश व तटरेखा से लगे हुए हैं और 9 राज्य हैं तटरेखा से लगे हुए। तो सी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना है? तो सेम क्वेश्चन है आपका, तटीय राज्यों की संख्या कितना है? तो वह 9 है। केवल राज्य पूछा गया है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है किसके साथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के साथ। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ जो है नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है और उत्तर पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड पड़ता है, दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में जो है महाराष्ट्र राज्य स्थित है। तो छत्तीसगढ़ जो है ये आपका मैप में आप देखेंगे तो वह बिहार के साथ जो है साझा नहीं करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसको एनसीआर कहा जाता है। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में आपका दिल्ली आता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों या फिर केंद्र शासित का हिस्सा शामिल है। उत्तर प्रदेश के जो है 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं और 8वां जिला जो है अभी शामिल किया गया है। पूछा जाता है कौन सा है, तो वह आपका शामली। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सम्मिलित नहीं है, तो मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो थारू जो है यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है आपका गोंड जनजाति है पहले स्थान पर। उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर है आपका खरवार। दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है? खरवार। और तीसरे स्थान पर जो है आपका थारू जनजाति है। और बिहार की भी जो है ये थारू जनजाति तीसरे स्थान पर है। बिहार की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह संथाल है। बिहार में जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है संथाल। दूसरे स्थान पर जो है वहाँ गोंड पाए जाते हैं। तो सब याद रखिएगा, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थारू जनजाति है आपका उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में जो है निवास करती है। अगला क्वेश्चन आपका कि नीचे दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कावेरी नदी का उद्गम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी है कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई में जो है ये और 87,900 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो कावेरी नदी की जो है लंबाई पूछा जाएगा तो 805 किलोमीटर हो जाएगा और अपवाह क्षेत्र इसका कितना है? तो 87,900 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसका अपवाह क्षेत्र केरल उसके बाद जो है केरल के बाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु में विस्तृत है। अपवाह क्षेत्र पूछा जाएगा तो किन राज्यों में विस्तृत है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण भी करती है। तो याद रखिएगा, कावेरी नदी का उद्गम पूछा जाए तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी होगा। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। लंबाई 805 किलोमीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर। याद रखिए, गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। यह जो है गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय
भारत की सबसे लंबी नदी है यह त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र के निकट से निकलती है और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेतवा नदी मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना से। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायिका है, जबकि केन, बेतवा एवं चंबल ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ बेतवा आपसे पूछा गया है, तो यह यमुना की सहायक नदी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। दूसरा है यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही होगा, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी जो है यहाँ कथन सही नहीं है। भीतरकनिका गरान यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल जो कि 2002 में घोषित हुआ था। तो यहाँ जो है आपका कोई भी जो है कथन सही नहीं होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है आपका कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। महानदी यह पूर्वी भारत की नदी है जो कि छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से, जो कि धमतरी जिले से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है महानदी की। यदि लंबाई पूछा जाए तो 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार झील से। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें पोवई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है और यह कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय कर माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। तो यहाँ पूछा गया आपका मुंबई की मीठी नदी कहाँ से, जो किस झील से निकलती है, तो बिहार झील से निकलती है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोन नदी का। सोन नदी का जो है जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है यहाँ, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंडक नदी का जो है जल ग्रहण क्षेत्र 45,731 वर्ग किलोमीटर है, और जो है रामगंगा दिया गया है यहाँ, तो रामगंगा का है 30,800 रामगंगा का कितना है, तो 30,811.48 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और महानंदा का जो है सबसे कम है 207.285 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और सर्वाधिक जो है वह सोन नदी का है 70,055 वर्ग किलोमीटर जो इसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। गंडक का हम बताए ही हैं 45,731 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र, तो सर्वाधिक पूछा गया है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा सोन नदी का। अगला प्रश्न आपका चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। नदी यदि पूछा जाएगा तो इंद्रावती नदी होगा। कौन सा नदी, तो इंद्रावती नदी हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह इंद्रावती नदी पर है। और किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इस जलप्रपात की जो है ऊंचाई है 90 फीट इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह बस्तर जिले में स्थित है। अगला है आपका सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स दीवी पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है कोरोमंडल तट कहलाता है।
और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ झांसी जिले में। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को जो है दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका काली मिट्टी और दूसरा जो है लाल मिट्टी। तो काली मिट्टी के भी दो भाग होते हैं, जिनमें पहले भाग को कावड़ मिट्टी तथा दूसरे भाग को मार मिट्टी कहते हैं। कावड़ मिट्टी जो होता है वह अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है और समय से खेती करने पर भी इस मिट्टी से जो है अच्छी उपज की जा सकती है। और मार मिट्टी भी उर्वर मिट्टी है। यह मिट्टी गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसका भी समय प्रबंधन पैदावार लेने के लिए जो है आवश्यक होता है। और मार मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में जो है पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन में आपका झांसी दिया गया है, तो डी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी हैं या फिर सागरीय पश्चगमन यानी कि पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद, जिसको सिल्ट कहा जाता है, से निर्माण हुआ है। यह हल्के भूरे रंग वाली यह मिट्टी 7.68 कितना, तो 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर को जो है घेरे हुए है। तो इसका क्षेत्रफल यदि दिया जाएगा तो 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है विस्तारित है जलोढ़ मृदा। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वन रोपण से। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और इसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय जो हैं, जैसे कि वृक्षारोपण हो गया, यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है वृक्षारोपण। उसके बाद सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, जो कि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है, सोपानी या समोच्च रेखीय कृषि। और अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी करना, ये सभी जो है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है इन सब के माध्यम से। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है केवल सही हो जाएगा, वन रोपण से। नेक्स्ट है आपका, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्तिका, गाद, फिर जो है बालू। और अगला प्रश्न है आपका, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये दिया गया है, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण आ रहा है कि मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ, तो यहाँ जो है आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर जो है वह आपका असत्य है। मृत्तिका मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। अतः कथन जो है ए आपका यहाँ सही हो जाता है। और मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्राकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं। अतः कारण जो है वह आपका गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। यहाँ सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ जो है आपका दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और दूसरी तरफ नदियाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला आपका दिया गया है इडुक्की। तो इडुक्की बांध परियोजना यह केरल राज्य में पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो ए का हो जाएगा चौथा। इडुक्की बांध परियोजना जो है आपका पेरियार नदी पर बनाया गया है केरल राज्य में, ए का चौथा हो जाएगा। माता टीला बांध यह बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो बी का हो जाएगा पहला, बी का पहला हो जाएगा। सी है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। तो यह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। तो सी का हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद डी है पोचमपाद परियोजना, यह गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। डी का हो जाएगा दूसरा। तो 4, 1, 3, 2 जिस ऑप्शन में होगा वह आपका सही हो जाएगा। तो 4, 1, 3, 2 आप देख सकते हैं विकल्प सी से हो जाएगा 4, 1, 3, 2। अगला प्रश्न है आपका, मलमपूझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा मलमपूझा नदी पर। मलमपूझा बांध यह मलमपूझा नदी पर अवस्थित है। केरल राज्य के
पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। मलमपूजा मुख्य सिंचाई परियोजना से केरल का पलक्कड़ एवं त्रिशूर जिला लाभान्वित होता है। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि राज्य पूछा जाएगा तो केरल हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ अब देख सकते हैं एक तरफ बांध दिया गया है, दूसरी तरफ नदी, तो आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। ए दिया गया आपका दुलहस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। ए का हो जाएगा दूसरा। गांधी सागर बांध ये आपका चंबल नदी पर बनाया गया है। बी का हो जाएगा पहला। उकाई बांध यह तापी नदी पर बनाया गया है। सी का तीसरा हो जाएगा। और तवा बांध ये तवा नदी पर बनाया गया है, तो डी का हो जाएगा चौथा। तो 2, 1, 3, 4 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2, 1, 3, 4 विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है पीपरी सोनभद्र। स्थान पूछा जाएगा तो पीपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर बनाया गया है। नदी पूछा जाएगा तो कौन सा नदी हो जाएगा, तो यह रिहंद नदी पर बनाया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं कितने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जैव जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। तो यहाँ डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला यहाँ दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका जो है सही है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ये आपका सही है। बी दिया गया है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, तो ये भी आपका सही है। उसके बाद जो है आपका तीसरा सी दिया गया है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान, तो ये आपका जो है गलत है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, तो यह रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ये आपका गलत है। और डी ऑप्शन आपका जो दिया गया है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तेलंगाना, तेलंगाना में नहीं है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो ये आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ सुमेलित नहीं है, सी और डी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी और डी जो है आपका दोनों सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2015-16 में भी जो है भारत में जो है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य था, और वर्तमान में 2019-20 में भी जो है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है। 2019-20 में जो है 32.75 मिलियन टन उत्पादन के साथ जो है पहले स्थान पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर जो है पंजाब है, पंजाब जो है दूसरे स्थान पर है 18.24 मिलियन टन के साथ पंजाब दूसरे स्थान पर है। उसके बाद तीसरे स्थान पर जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पर गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश है 15.47 मिलियन टन के साथ। तो यहाँ पहला स्थान पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ फसल दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी प्रजाति, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन दिया गया है, गेहूं का प्रजाति दिया गया है शुष्क सम्राट। शुष्क सम्राट यह धान की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, तो यह धान की प्रजाति है, तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी जो है आपका धान की प्रजाति गोविंद है, ये सही है। अरहर की प्रजाति पारस है, और मटर की प्रजाति जो है प्रकाश, ये आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिची में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तिरुचिरापल्ली जिले में है, तमिलनाडु में यह स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। उस समय यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। बाद में जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पीली यानी कि पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। और मछली उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो नीली क्रांति हो जाएगा आपका। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति हो जाएगा। और खाद्यान्न उत्पादन से जो है आपका हरित क्रांति होगा। हरित क्रांति का संबंध वह खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में जो है सर्वाधिक यानी कि पहला स्थान किसका है वर्तमान में जो है, तो वह उत्तर प्रदेश का है। और दूसरे स्थान पर जो है पंजाब है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर पंजाब, तीसरे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है आपका। अगला प्रश्न है आपका, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण बी है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है और ए का जो है सही स्पष्टीकरण आर है। चीनी उद्योग में जो है दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु भारत में जो है चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं सभी। वस्तुतः जो है दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने तथा नमी संरक्षण की क्षमता एवं ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता अर्थात गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार एवं गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ दोनों ही कथन जो है सही है आपका। कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। 2011-12 में भी जो है मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में जो है पहले स्थान पर था और वर्तमान में भी जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश का दूसरा और तीसरा स्थान है। राजस्थान का दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश का जो है तीसरा स्थान है। तो ये विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। यदि वर्तमान में पूछा जाएगा 2019-20 के अनुसार भी जो है तो भी आपका जो है आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा दालों के उत्पादन में पहले स्थान पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धान की। धान की जो है रोपाई की जाती है। हाँ, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर जो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा पंजाब। याद रखिएगा प्रति हेक्टेयर पूछ रहा है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है चावल का वह पंजाब है। जबकि कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो पश्चिम बंगाल का है। तो यदि ओवरऑल पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा और यदि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछेगा तो पंजाब होगा। नेक्स्ट आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन ए सही होगा, केरल। वर्तमान में जो है नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है केरल है, लेकिन जब ये प्रश्न जो है 2014 में पूछा गया था तो उस समय तमिलनाडु जो है नारियल का उत्पादन करने में जो है पहले स्थान पर था। तो आपको वर्तमान पूछा भी जाएगा तो आपको वर्तमान के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो आपको केरल आंसर करना है। यदि पूछा जाएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो आप केरल को टिक करेंगे। ए ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। केरल का पहला स्थान है, कर्नाटक का जो है दूसरा स्थान है, उसके बाद जो है आपका तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान जो है अब तमिलनाडु का हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता होगा केरल को जो है मसालों का बागान कहा जाता है। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो है वर्तमान में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन यदि पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर हो गया है मसालों के उत्पादन में। दूसरे स्थान पर जो है राजस्थान हो गया है मसालों के उत्पादन में। आप केरल को टिक करके बताइएगा। जो है यदि पूछा जाएगा सर्वाधिक मसाला का उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है तो आप वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर हो गया है, दूसरे स्थान पर राजस्थान हो गया है और तीसरे स्थान पर जो है आपका वो आंध्र प्रदेश है। तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर केरल का जो है स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और मसालों का बागान पूछा जाएगा तो वह केरल होगा। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जो है देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका जूट। जूट का उत्पादन जो है आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक किया जाता है, ए का हो जाएगा तीसरा। चाय का उत्पादन ये असम में किया जाता है, बी का हो जाएगा पहला। रबर का उत्पादन हो जाएगा आपका केरल, रबर का उत्पादन हो जाएगा केरल, सी का हो जाएगा दूसरा। और गन्ना का उत्पादन हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, डी का हो जाएगा चौथा। तो 3 1 2 4 जिस विकल्प में होगा वैसे हो जाएगा आपका 3 1 2 4। आप देख सकते हैं विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ आपका दिया गया है फसल या पौधारोपण, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो चलिए देखते हैं। जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा, ए का चौथा। चाय आपको पता होगा असम, बी का हो जाएगा तीसरा। रबर के उत्पादन में केरल हो जाएगा, डी का पहला। और गन्ना का उत्पादन हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, सी का हो जाएगा दूसरा। तो जूट के उत्पादन में जो है आपका होगा पश्चिम बंगाल, ए का चौथा। बी हो जाएगा आपका यानी कि चाय के उत्पादन में असम तीसरा। सी होगा गन्ने के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश, सी का हो जाएगा दूसरा। और रबर यानी कि डी का उत्पादन, रबर के उत्पादन में केरल का पहला स्थान होगा, डी का हो जाएगा पहला। तो 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु ये इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा राज्य में इलायची का उत्पादन नहीं होता है, जबकि बड़ी इलायची सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में बहुतायत होते हैं। तो छोटी इलायची ये आपका केरल में होता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। और बड़ी इलायची ये आपका सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है आपका फसल पौधारोपण दिया गया है, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका दिया गया है जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का जो है पहला स्थान है, सही है। चाय में असम अग्रणी है, गन्ना में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, ये भी सही है। रबर में हिमाचल प्रदेश दिया गया है, ये आपका गलत है। रबर के उत्पादन में केरल का जो है पहला स्थान है। तो डी जो है ये आपका यहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केरल में जो है आपका काली मिर्च एवं इलायची का उत्पादन होता है और इसे मसालों का बागान भी कहा जाता है केरल को। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और मसालों का उत्पादन यदि पूछा जाए सर्वाधिक किस राज्य में होता है तो वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है मसालों के उत्पादन में। और अगला प्रश्न आपका, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। भारत में जो है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में जो है उड़ीसा में होता है। तो बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा। तो यहाँ जो है आपका पूछा गया है 1/4/2014 का रिपोर्ट, तो उसमें जो है आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। और वर्तमान में भी जो है आपका झारखंड पहले स्थान पर है कोयला के प्रमाणित भंडार में। पहले स्थान पर झारखंड है, पहला स्थान पर झारखंड हो जाएगा, दूसरे स्थान पर जो है वह आपका उड़ीसा है, और उत्पादन में जो है कोयला के उत्पादन में पहले स्थान पर उड़ीसा है आपका, और भंडार में जो है तीसरे स्थान पर वह आपका छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, और चौथे स्थान पर जो है वह आपका मध्य प्रदेश है, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही होगा। वर्तमान में पूछा जाए कि कोयले का प्रमाणित भंडार में पहले स्थान पर कौन सा है, तो झारखंड होगा। उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है, तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 का है के अनुसार जो है भारत में लिग्नाइट के निक्षेप वह तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, और झारखंड में लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लौह अयस्क गुंटूर दिया गया है, ये आपका गलत है। लौह अयस्क गुंटूर जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वही कोलार जो है ये आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है, सही है आपका। कोयला जो है ये आपका झरिया प्रसिद्ध है, पन्ना जो है हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपका, 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। 9 ग्राम तेल क्षेत्र है गुजरात में स्थित है। गुजरात के अन्य जो तेल क्षेत्र हैं, अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर, उसके बाद जो है आपका कलोल है, कलोल भी आपका गुजरात में है। उसके बाद आपका बारकोल है, बारकोल हो गया, और उसके बाद जो है मेहसाना, ये सभी जो है गुजरात के तेल क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा, 9 ग्राम पूछा जाएगा तो आपका कहाँ है, तो गुजरात में है। अंकलेश्वर भी है, कलोल भी है, बारकोल और मेहसाना, ये सभी गुजरात के जो है तेल क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इराक। भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला देश जो था वह इराक था। तो यहाँ सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दिया गया है, मैग्नीज के उत्पादन में कोरापुट दिया गया है, ये आपका गलत है। कोरापुट जो है ये आपका मैग्नीज उत्पादन के लिए जो है नहीं जाना जाता है, ये आपका एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोरापुट एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए कोरापुट जाना जाता है। तो बी आपका सुमेलित नहीं है। बाकी लौह अयस्क उत्पादन के लिए कुद्रेमुख प्रसिद्ध है, तांबा के लिए खितड़ी जो कि राजस्थान में है, कोयला के लिए सिंगरेनी, ये प्रसिद्ध है। आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारवाड़ क्रम में। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारवाड़ तंत्र। अभी जो है इसके पहले भी क्वेश्चन था, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल समूह जो है वह आपका धारवाड़ तंत्र है। ये शैल समूह अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें आपका सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज जो है प्राप्त होते हैं धारवाड़ समूह से। अगला क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है। तो ये आपका झारखंड में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र यह झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के जो है अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि आपका जमशेदपुर में
जमशेदपुर यह मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची जो है वह भारी मशीन के निर्माण के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, झारखंड। झरिया कहाँ स्थित है? तो ये आपका झारखंड में है। और किस जिले में है? तो वह धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, जिसको HBJ कहा जाता है, गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL, गेल शॉर्ट फॉर्म में से क्या आ जाता है, गेल के द्वारा यह निर्मित की गई है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। उकाई यह परियोजना किस राज्य में है? तो यह सभी जो है तापीय परियोजनाएं हैं। तो उकाई आपका गुजरात में है, ये क्या हो जाएगा दूसरा। बी है आपका पत्रातू तापीय परियोजना, ये आपका झारखंड में है, बी का हो जाएगा पहला। और पेंच तापीय परियोजना मध्य प्रदेश में है, तो सी का हो जाएगा चौथा। और डाभोल तापीय परियोजना ये आपका महाराष्ट्र में है, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2, 1, 4, 3 जिस विकल्प में होगा वह सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। तो आप देख सकते हैं विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। पहला है जल, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा नाभिकीय, चौथा है डीजल। तो इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिशतांश जो कि 30 सितंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ इसे देख लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन में जो है जल का जो है सर्वाधिक योगदान है 12.3%। कितना? तो 12.3%। उसके बाद जो है आपका प्राकृतिक गैस का योगदान है दूसरे स्थान पर, यह है 6.7%। फिर जो है तीसरे नंबर पर जो है नाभिकीय दिया गया है, नाभिकीय का 1.8% है। डीजल का जो है आपका 0.1%। तो क्रम से लगाएंगे इसे तो जल होगा, फिर जो है प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय, फिर जो है आपका डीजल। 1, 2, 3, 4 आपका क्रम बनेगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मीठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के। मीठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इसकी घोषणा वर्ष 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर की बात की गई थी। और हाल ही में जो है आपका वो 22 मार्च 2015 को 6000 मेगावाट की इस परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय नियामक क्षेत्र CRJ की स्वीकृति प्रदान की गई। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात के भावनगर जिले में है। तो मीठी विर्दी जो है आपका वह USA के सहयोग से जो है स्थापित किया जा रहा है। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायोगैस। ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा यह व्यावसायिक स्रोत हैं। ये गैर नवीकरणीय और परंपरागत संसाधन भी कहे जाते हैं, जबकि सौर एवं पवन ऊर्जा, बायोगैस, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत, बूढ़ी बायोमास ऊर्जा की गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि व्यावसायिक स्रोत कौन सा नहीं है, तो बायोगैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध जल। जैविक संसाधन कौन सा नहीं है? तो शुद्ध जल ये आपका जैविक संसाधन नहीं है। जैविक संसाधन जीवमंडल यानी कि किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि आपका वन तथा पशु एवं उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला एवं पेट्रोलियम इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। तो यहाँ ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उष्ण स्रोत दिया गया है, दूसरी तरफ भारत के राज्य। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लसुंद्रा राजस्थान में
दिया गया लसुंदरा गर्म जल स्रोत यह गुजरात में है, ना कि राजस्थान में। कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। बाकी सभी अवलोली ये आपका महाराष्ट्र में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, सोहना ये हरियाणा में है। लसुंदरा कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ ऊर्जा। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप देख सकते हैं कोरबा पवन ऊर्जा दिया गया है, जबकि कोरबा जो है यह ताप विद्युत ऊर्जा से संबंधित है, ताप विद्युत ऊर्जा से संबंधित। बाकी जो है कल्पक्कम ये नाभिकीय विद्युत केंद्र है, झाकरी ये आपका जल विद्युत केंद्र है, और पत्रातु जो है ये आपका ताप विद्युत केंद्र है। बाकी सभी सही हैं, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। कोरबा यह ताप विद्युत केंद्र है। अगला प्रश्न है आपका विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान। तो 2010 में जो है पूछा गया भारत का स्थान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी से होगा, दूसरा। और वर्तमान में जो है लेटेस्ट डाटा के अनुसार चीन का जो है पहला स्थान है सीमेंट के उत्पादन में, और भारत का जो है दूसरा स्थान है। वर्तमान में भी जो है भारत का दूसरा स्थान है, और तीसरे स्थान पर जो है वह अमेरिका है। तो सीमेंट के उत्पादन में पूछा जाएगा भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो मिलान करना है और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? तो ये आपका नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको नीरी कहा जाता है, NEERI, नीरी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ये आपका नागपुर में है, ये का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद जो है आपका बी दिया गया केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो ये आपका मैसूर में है। कहाँ पर है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, बी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद सी दिया गया आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये आपका शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है, सी का तीसरा हो जाएगा। फिर जो है आपका लास्ट में दिया गया है डी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह राजमुंद्री में है, डी का हो जाएगा पहला। तो 2 4 3 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा, 2 4 3 1। तो आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, 2 4 3 1। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग दिया गया, दूसरी तरफ केंद्र। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका सी दिया गया चीनी सिलवासा। तो सिलवासा में नहीं है आपका, चीनी उद्योग का केंद्र वह सिलवासा में नहीं है, सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सीमेंट पोरबंदर, सीमेंट उद्योग केंद्र जो है पोरबंदर में है, पेट्रो रसायन केंद्र नागथेन में है, लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है यह राउरकेला में है, सी ऑप्शन जो है यहाँ का सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरई, कोयम्बटूर और बंगलुरु में। सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। भारत के मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी केंद्र स्थित है। यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो कि तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में स्थित है। यह आतिशबाजी उद्योग, माचिस उद्योग, प्रिंटिंग उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो है लिटिल जापान उपनाम दिया था। क्या नाम दिया था? तो लिटिल जापान उपनाम दिया था। अगला क्वेश्चन आपका केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। यह केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान को केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको क्रीडा शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, CRIDA के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भारत के महाराष्ट्र राज्य में प्रदेश राजमार्ग की यानी कि स्टेट हाईवे की लंबाई वह सर्वाधिक है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालाबार तट। कोच्चि बंदरगाह ये केरल मालाबार तट के सहारे एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कोंकण रेलवे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहा से मंगलोर को। कोंकण रेलवे या महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यह मार्ग केरल तक नहीं जाता है, किंतु केरल को एक लाभ यह अवश्य प्राप्त होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा से उसकी दूरी अत्यधिक जो है वह कम हो गई है। तो कोंकण रेलवे पूछा जाएगा कहाँ किसको जोड़ता है? तो रोहा से मंगलोर को यह जोड़ता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो है याद रखिएगा कि पूछा जाता है फसलों का न्यूनतम मूल्य समर्थन एमएसपी कौन जारी करता है? तो ये जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फसलों का एमएसपी जारी करता है। एमएसपी जारी करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। प्रश्न जो है पूछा जाता है वर्ष 1965 में जो है 1965 में कृषि मूल्य आयोग, जिसको एपीसी कहा जाता था उस समय, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी और 1985 में 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। यही जो है फसलों का एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। तो याद रखिएगा, यदि स्थापना पूछा जाएगा सबसे पहले 1965 में हुआ था कृषि मूल्य आयोग के नाम से, और बाद में 1985 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। तो दोस्तों जो है ये था आपका ARO प्री और मेंस में पूछे गए भारत के भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।